अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शाहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फिज़िक्स हैज़ मेड आवर लाइव्स कंफर्टेबल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो इस वन को हम लोगों ने जस्टिफाई करना है कि किस तरह से फ़िज़िक्स ने हमारी लाइफ को ईजी बनाया है, कम्फर्ट बनाया है। So physics had made our lives comfortable as in our daily life we hardly find mean आपके पास कोई भी ऐसी अगर सराउंडिंग में आप देखें तो आपको ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हाँ जी कोई ऐसी डिवाइस आपको मिल जाए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए कि जिसमें फ़िज़िक्स यूज़ ना हो रही हो। जैसे हम लोग एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, सेल फोन्स, फोटोकॉपियर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, फैंस, कार्स, मोटर बाइक्स, इस तरह से और भी आपकी इंतहा की एग्जांपल्स हैं कि जो आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। लाइट हो गई आपकी, तो डेली लाइफ में आप देख सकते हैं और उसमें आपके पास फ़िज़िक्स का जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी, और फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को ही यूज़ करके जो है वो चीज़ बनाई गई होती है, जिससे हमारी लाइफ जो है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट बेस क्वांटिटीज़ आर इन्वॉल्व इन दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी? फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। क्योंकि ये चारों की चारों आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, तो क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि आप बताएंगे इसके पीछे बेस क्वांटिटीज़ कौन सी है, मीन ये किन किन बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात कर लें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F=m में, जो कि आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है। अब मैस है, मैस का यूनिट जो कि आपका किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखें, किलोग्राम किसका यूनिट है? मैस का। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो इट्स मीन दैट ये थ्री बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम लोग जो है वो क्या फोर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से फिर अगर हम बात कर लें प्रेशर की, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर जो है वो आपके पास के कट हो गया, बाकी आपका रह गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर भी देखें क्या आ रहा है? किलोग्राम आ रहा है। किलोग्राम किसका यूनिट होता है? आपका मैस का। तो इट्स मीन दैट इसके अंदर जो एक क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो आपके पास मैस है। दूसरी आपके पास कौन सी है? मीटर। मीटर आपके पास देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड जो मर्जी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डिराइव्ड किन चीज़ों से हुआ है? मीटर आ रहा है, इट्स मीन दैट आपके पास लेंथ। और इसी तरह से आपका सेकंड आ रहा है, तो इट्स मीन दैट ये आपका क्या आ जाएगा? तो टाइम। तो इसके अंदर भी आपके पास मैस, लेंथ एंड टाइम जो हैं वो क्वान्टिटीज़ हैं जो कि इनके अंदर बेस क्वान्टिटीज़ इन्वॉल्व हैं। फिर अगर हम बात करें पावर की, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम आपका जो है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो आपका ये होता है। अब चूंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, या हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, और डिवाइडेड बाय टाइम। अभी हम लोगों ने देखा फोर्स का यूनिट क्या आया था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ओवर आपका टाइम जो है वो आपका किस में होता है? सेकंड के अंदर होगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये आपका बन गया किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, आपके पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और सेकंड पर सेकंड आपके पास जो है ये नीचे भी है, सेकंड स्क्वायर ये है, तो सेकंड क्यूब बन जाएगा। तो अब इससे अगेन अगर हम लोग देखें तो किलोग्राम किसका यूनिट आ रहा है? मास का। तो इट्स मीन दैट एक क्वांटिटी इसमें कौन सी इन्वॉल्व हुई? मास। दूसरी क्वांटिटी इसमें कौन सी इन्वॉल्व हुई? लेंथ। क्योंकि मीटर आ रहा है आपके पास। एंड थर्ड क्वांटिटी आपकी जो है वो टाइम आ रही है। तो पावर का यूनिट आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो आप किलोग्राम आपका मास का यूनिट है, मीटर आपका लेंथ का यूनिट है, और सेकंड आपका टाइम यूनिट है। तो इट्स मीन दैट इसके अंदर भी जो थ्री क्वांटिटीज़ आ रही हैं वो मास, लेंथ एंड टाइम है। फिर अगर हम बात कर लें चार्ज की, कि मीन चार्ज में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो आपका फॉर्मूला होता है करंट I=Q डिवाइडेड बाई टी, मीन चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वहाँ से चार्ज आ जाएगा, टी वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो क्वांटिटीज़ आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं। वो एक आ रहा है करंट। अब करंट जो कि हम लोग किस में पढ़ते हैं? बेस क्वांटिटीज़ में पढ़ते हैं, जिसका यूनिट जो है वो आपका एम्पेयर होता है। और इसी तरह से दूसरी क्वांटिटी आ रही है आपके पास टाइम,
जिसका यूनिट आपके पास सेकेंड होता है। तो इसके अंदर ये दो क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ हैं जो आपकी इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम बात कर लें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन 3 में वो ये कह रहे हैं कि शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स देन प्रीफिक्स नैनो। अब इससे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका माइक्रो किसके इक्वल होता है, दैट इज 10⁻⁻⁶, और नैनो आपका किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁹। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो माइक्रो है वो थाउजेंड्स नैनो के इक्वल है। अब माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻⁶, आपने इसको क्या बनाना है 10⁻⁻⁹ बनाना है। तो आपका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आपने क्या करना है, इसको 10⁻⁻⁹ बनाना है। तो मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 10⁻³ से डिवाइड भी कर दूंगा। ये हमने क्यों किया, यहाँ पर देखें कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10⁻⁻⁶ और 10⁻³ क्या बन जाएंगे, एडअप, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप, जो कि आपके पास 10⁻⁻ क्या बन जाएगा, -6 आपका -9 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो आपके पास 10⁻³ है, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जाऊं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसकी पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास 10⁻³ मीन ऊपर जाके प्लस हो गया और इंटू 10⁻⁻⁹। 10⁻³ आपका कितना होता है, वो होता है आपके पास 1000, और 10⁻⁻⁹ क्या होता है, दैट इज नैनो। तो इस तरह से आपने ये प्रूव कर लिया कि आपका जो माइक्रो है वो 1000 नैनो के इक्वल है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा या आप समझ नहीं आ रही कि जी ये ऊपर जाके प्लस कैसे हो जाएगा, वैसे सिंपल मैथ है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 10⁻³ ऐड करेंगे तो वो आपको आंसर देगा 0.001। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/0.001 इंटू 10⁻⁻⁹। जब आप 1/0.001 करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट आंसर 1000 दे देगा। कैलकुलेटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई। अब जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो हमने ये देखना होता है कि वो सबसे कम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो उसको हम लोग वो क्या कहलाता है, दैट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जिसके लीस्ट काउंट स्मॉलर हो। स्मॉलर का क्या मतलब है, जैसे आपका जो स्क्रू गेज है वो 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, मतलब सेंटीमीटर का 1000 पार्ट जो है वो आपका मेजर करके दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वो 0.01 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों में कम वैल्यू कौन सी है, ये वाली, जो मीन आपका जो क्या कहते हैं इसको, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है, उसकी वैल्यू जो है वो कम है। इट्स मीन दैट ये आपको क्या प्रिसाइज वैल्यू देगा, ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। सो दैट्स वाई स्क्रू गेज विल गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन द वर्नियर कैलिपर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो 5 में उसने कहा हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है, जिसके अंदर आपकी नीडल्स होती हैं और वो मूव कर रही होती हैं, आपकी रोटेट कर रही होती हैं। सो इट हैज़ ओनली 1 आवर। उसके ऊपर आपके पास मैनी जो स्टॉप वॉचेज़ हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉचेज़, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नॉब होती है, जिसमें क्या होता है आपका उसी से हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और उसी से हम लोग उसको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होती हैं, इसमें नीडल्स होती हैं। जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, इसके अंदर आपके पास सबसे पहली बात तो ये, इसके अंदर आपके नंबर्स होते हैं, मीन न्यूमेरिकली जो है ये आपको वैल्यू देता है। तो और दूसरी बात इसमें जो है वो बटन्स होते हैं। एक बटन होता है जो आप जिससे आप स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, और दूसरा बटन होता है जिससे आप उसको रीसेट कर सकते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड्स, और आपके पास जो डिजिटल है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड है। ये आपके लेस एक्यूरेट होती है, डिजिटल स्टॉप वॉच आपकी मोर एक्यूरेट होती है। ये आपको मेजरमेंट दे सकती है 1/10th पार्ट ऑफ द 1 ऑफ अ सेकेंड, मीन एक सेकेंड का
10th पार्ट तक आपको जो है वो मैयर करके दे सकती है, जैसे 0.9 सेकंड हो गया, 0.8 सेकंड हो गया। लेकिन जो आपके डिजिटल स्टॉप वॉच है वो आपको 1/100 पार्ट ऑफ सेकंड जो है वो मैयर करके दे सकती है, जैसे 0.89 सेकंड हो गया, 0.98 सेकंड हो गया, 0.72 सेकंड हो गया। तो इस तरह से जो है ये आपको मैयरमेंट दे सकती है। देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इन दिस हाउ measuring cylinder is used to measure a volume of an irregular shape stone। मीन आपके पास क्या है, एक irregular shape stone है और आपने उसका वॉल्यूम कैसे मैयर करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ पानी ले लें एक बीकर के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास irregular स्टोन है उसको एक थ्रेड के साथ बांध दें और उसको जेंटली जो है वो ड्रॉप कर दें या उसको पुट इन कर दें सिलेंडर के अंदर। और स्टार्ट में जैसे ही आपके पास आपने कुछ वॉल्यूम लिया तो आप उसकी इनिशियल रीडिंग काउंट करेंगे, जिसको हम लोग VI का नाम देंगे कि मीन स्टार्ट में आपने कितना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने 30 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो मैंने वॉल्यूम ले लिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर स्टोन पुट कर देना। ऑब्वियसली जब स्टोन इसके अंदर पुट होगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, जो मीन इसका जो लेवल है वो अप हो जाएगा। उसको भी आपने, उसको हम लोग कहेंगे फाइनल वॉल्यूम, वो वाली रीडिंग भी आपने काउंट कर लेनी है। अब जो स्टोन का वॉल्यूम होगा ऑब्वियसली क्योंकि जो हमने ऐड किया और इसका वॉल्यूम जितना इंक्रीज हुआ है वही वाला होगा, और वो कैसे आएगा, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को सेपरेट कर दें, देन यू कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो इस तरह से आप और भी जो डिफरेंट आपके इरेगुलर कोई चीज़ें हैं तो उनका, जैसे की हो गई, उसका भी हम लोग वॉल्यूम इस मेथड के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 की बात करें, व्हाट प्रिकॉशंस शुड केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर से मीन जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस जो है वो करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या कि आप जिस वर्टिकल प्लेन पर अपने मेजरिंग सिलेंडर को रखेंगे तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होना चाहिए। जी, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए आप कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपने जिस प्लेन पर रखा हुआ है वो आपकी टोटली हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, मीन फ्लैट नहीं होनी चाहिए। फ्लैट होगी तो ऑब्वियसली आपका जो लेवल है वो आपका करेक्ट नहीं आएगा, और दूसरी बात ऑब्वियसली वो स्लिप होके गिर भी सकता है। तो इस तरह से क्योंकि बहुत कम जो है वो टिल्ट होगा तो इस वजह से आपका वो गिरेगा तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मेजरमेंट में काफ़ी जो है वो आपका फ़र्क आएगा। सो दैट्स वाई आपने उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखना है। देन सेकंड, जब भी आप मेजरमेंट कर रही हैं तो आपका क्या होना चाहिए, जो आप जिस लेवल से देख रही हैं वो लेवल और जो आपका वाटर का लेवल है वो क्या होने चाहिए, एक ही लेवल पर होने चाहिए। मीन ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ से देखें या आप इसको नीचे बॉटम से देखें, तो आप एग्जैक्ट उस लेवल के सामने से जो है उसकी मेजरमेंट लेंगे। इससे आपके पास जो है वो गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप इसको डाउन से देखेंगे या आप से देखेंगे तो देन देयर इज़ एरर। सो नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्या है, अगर बबल्स उसमें बन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी क्या करेंगे, एक फेक वॉल्यूम जो है उसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट्स वाई फॉर्मेशन ऑफ बबल्स शुड बी अवॉइडेड। तो अगर हम लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 उसकी बात करें, व्हाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट। मीन जब आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। सो वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट बिकॉज प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन इट। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपकी वैल्यू में, इट्स मीन दैट उतनी वो ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होगी। सो अगर आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो आपने क्या लेना है, जो रिज़ल्ट के अंदर आप ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपकी एक लेंथ है 2.2 सेंटीमीटर और दूसरी है आपके पास 4.13 सेंटीमीटर। अब अगर टोटल की बात करूं तो टोटल आपके पास क्या आएगी, टोटल ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करने से आएगी। तो अब ऐड करने के बाद जैसे इसको मैं ऐड करूं तो ये आपका बन जाएगा 6.33। तो आपने ये देखना है कि आपने फाइनल रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं। अब जैसे यहाँ पर देखें, इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। तो आप अपने फाइनल रिजल्ट में फिर इसको राउंड ऑफ करके ये आपका फिर क्या बन जाएगा 6.3 सेंटीमीटर, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट।
तो आपने इसी तरह से अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसमें भी जो आंसर आता है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जिन वैल्यूज़ को आप चाहे यहाँ पर 3 वैल्यूज़ होती हैं या 4 होती हैं तो उन चारों में मैं देखता कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, तो फाइनल रिजल्ट में भी हम लोग उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।